हेलो बी एस एच स्क्वाड। तो आज हम हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस को देख लिया, समझ लिया, और हमें ये समझ में आया कि जब भी हमें ट्रेंड्स को एनालाइज करना है और हमें ये देखना है कि इंट्राडे करना है, एंड हमें ये झंझट में नहीं पड़ना कि पी ई रेशो क्या है, पी बी रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, और तमाम चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना, हमें कोई लिखा पढ़ी में नहीं फंसना। हमें जस्ट ट्रेंड्स देखने हैं और हमें डिसीजन लेना है, और हमें इंटरडे करके हमें बस प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ये हमने बात मोटी मोटी करी थी, जिसमें हमने लाइन चार्ट के बारे में समझा था, और जिसमें हमने बार चार्ट के बारे में समझा था, और फिर हमने कैंडल स्टिक के बारे में समझा था, जिसमें से मैंने आपको मोरूबोजू कैंडल के बारे में समझाया था। उसके अलावा मैंने किसी कैंडल के बारे में नहीं बताया था। उसका रीज़न ही मैंने उस वीडियो में दे दिया है। तो अ, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको देख लो, और अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा है, तो सीधा यहाँ मत देखना, पहले शुरू से देखते हुए आना, ठीक है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस की दो क्लासेस होंगी, एक तो ये, इसके बाद एक और, एंड उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, ऑप्शन ग्रीक्स को लेके हम प्रॉपर हम ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसके बाद तो इसी के साथ मेरी फर्स्ट कमिटमेंट तो पूरी हो जाएगी, जो मैंने स्टॉक मार्केट सीरीज़ को शुरू करते हुए खुद के साथ किया था। तो अब सीधा मूव करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस, अ मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग अ स्टॉक्स रियल और फेयर मार्केट वैल्यू। हमें डिटर्मिन ये करना है कि यार जो शेयर मैं लेने जा रहा हूँ, वो शेयर की प्राइस ओवर प्राइस तो नहीं है, कहीं वो शेयर ओवर प्राइस तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो, मैंने समझाया था एक मार्केट में बायर होता है और एक मार्केट में सेलर होता है। मैंने ये चीज़ आपको समझा दी थी। जब मार्केट में सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लो मार्केट में एक न्यूज़ सर्कुलेट हो गई, अब चाहे झूठी क्यों ना हो, सर्कुलेट हो गई कि पेटीएम ये वाली घोषणा करने जा रहा है, या फिर पेटीएम नहीं, एसबीआई की ये वाली पॉलिसी आने वाली है। अब उसका प्रभाव ये पड़ा, या और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो रिलेट कर पाओगे, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप मान लो जीत ही गए, न्यूज़ आ गई डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वॉन द इलेक्शन, ये आ गया। तो अब क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। वो स्टॉक पता है कौन से होंगे? वो स्टॉक वो होंगे जो हमें पता है कि यार जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जीते थे तो उसमें ये वो इन चीज़ों का समर्थन करते हैं, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज है उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा बायर। क्यों? तो उसे पता है अभी लेके रख लो, और अब तो ये जीत ही गए हैं, अभी कुछ दिनों में अपना ये बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद फिर इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी, और जब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी मैं बेच दूंगा। मतलब मैंने मान लो अभी 100 रुपये का ले लिया, उसके बाद जैसे इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी 150, 160, 170, 180 का मैं बेच दूंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ समझाया है कि बायर सेंटीमेंट कैसे होता है, सेलर सेंटीमेंट क्या होता है, अपर सर्किट क्यों लगता है, लोअर सर्किट क्यों लगता है, उसके पीछे भी साइकोलॉजी ही होती है। हम्म, तो ये वाला फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, आप ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, जब बायर किसी चीज़ को लेता जाएगा उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, और जब बायर और जब सेलर, बायर ही सेलर ही है, और जब सेलर उसको बस बेचता जाएगा, भाई किसी भी दाम पे निकल जाए, बस निकल जाए, भले मैंने 100 रुपये का लिया था अब, लेकिन भाई 80 में निकल जाए, 70 में निकल जाए, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अब इसका प्राइस जो गिर सकता है, अभी और गिरेगा और गिरेगा, भाई भाई बेच दे, अभी के अभी निकाल दे, 10 रुपये के लॉस में सही, 20 रुपये के लॉस में सही, लेकिन अभी निकाल दो, ठीक है। तो दोनों तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी हमेशा वही रहती है, जब मार्केट में तेज़ी होती है तो हर कोई खरीदता है, उसको लगता है जब वो खरीद रहा है ना जिस प्राइस पे, अभी उसके ऊपर प्राइस जाएगा। और जब मार्केट लो होती है, जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं शेयर्स के, तब इंसान क्या करता है, बेच रहा होता है, क्योंकि उसे पता है क्या, अभी बेच देता हूँ, हो सकता है कल को ये और नीचे चला जाए तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। जबकि कहा यह जाता है कि जब प्राइसेस गिर रहे हो तो उसमें बाय करो, क्यों? क्योंकि आपको कम दाम में शेयर मिल जाएगा, और जब मार्केट उठेगी तो उसको बेचो, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये मोटी मोटी कहानी होती है। तो ये होता है प्रॉपर ट्रेंड को पढ़ना। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी साइकोलॉजी की वजह से क्या होता है, इसी सेंटीमेंट की वजह से क्या होता है, प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जोमेटो के प्राइस अगर आप देखोगे, अर्निंग्स कुछ भी नहीं है, नेगेटिव में है, लेकिन टॉप 10 में आता है शायद। काफ़ी धूम धमाका मचा रहा है उसका प्राइस, जबकि वो उसकी अर्निंग्स माइनस में है उसके बाद भी, ऐसे स्विगी, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता ना कि इसमें क्या है, इसका पी रेशो क्या चल रहा है, इसका पी बी रेशो क्या चल रहा है, इसका करंट रेशो क्या चल रहा है, कौन से माथा बच्ची कह रहे, बस ट्रेंड को देखो, बुक करो, कौन इतना दिमाग लगाए। तो ठीक है,
अब शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब देखने के लिए तो लाखों चीज़ें होती है कंपनी में। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए देखने के लिए लाखों चीज़ें, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये तो है ही, पी रेशो, पी बी रेशो, एबिटडा वेबिटडा, ये सब तो है ही। लेकिन अब मान लो मेरी कोई कंपनी है, BSH मेरी एक कंपनी है। हम्म, मेरा भी छोड़ो और समझाता हूँ। मान लो रिलायंस कंपनी है। आपको पता चलता है कि यार ये जो कंपनी है इसमें जो अंबानी जी हैं, इनके जो शेयर्स है ना, दो कंपनी है। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी जो चल रहा है सब भूल जाओ। अंबानी जी हैं, इनकी दो कंपनी है। एक कंपनी में इनके जो शेयर्स हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। मान लो 10% शेयर्स हैं और 90% शेयर बटे हुए हैं। इनके पास सिर्फ 10% शेयर्स है। एक दूसरी कंपनी है, वो भी अंबानी जी की है, मतलब अंबानी जी मतलब उनके स्टार्ट किए हुए। एक होता है प्रमोटर, जो मैंने पहले बताया। प्रमोटर का मतलब होता है जिसका वो कंपनी का आइडिया था, जिसका वो ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं जिसमें जो प्रमोटर होता है ना, जिसका इनिशियल आइडिया रहा होता है, उसमें उसके शेयर बहुत कम होते हैं और बाकी शेयर जो मार्केट में बिक चुके होते हैं, निकाल चुका होता है वो। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ मान लो अंबानी जी उनकी दो कंपनी है और एक कंपनी में उनके पास जो शेयर्स है वो 10% ही है, क्योंकि बाकी सारे निकल चुके हैं मार्केट में। और एक कंपनी है उनके पास जो होल्डिंग्स है वो 51% की है और 49% मार्केट में है। तो आप किस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, किस कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, किस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स लोगे उनकी, जिसमें उनके पास सिर्फ 10% शेयर्स है, या जिसमें उनके पास 51% के वो शेयर होल्डर हैं, 51% का स्टेक उनका उसमें लगा हुआ है। किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी में, जहाँ पे वो 51% के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ओनर है, और वो ओनर है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दिमाग लगाएंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में ही जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो 51% के मालिक हैं। और जिस कंपनी में वो जस्ट 10% के मालिक है, वहाँ पे आपको लगेगा 10% के तो मालिक है, पर तो उसमें उनकी उतना डिसीजन जो वो देंगे वो माना जाए ना माना जाए कोई गारंटी नहीं है। वो अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाएंगे, अच्छे से काम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शेयर्स की उनके पास वैल्यू ही, वो पावर ही कम है, क्योंकि शेयर होल्डिंग ही कम है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये मोटा मोटा होता है ऐसे बहुत कंपनी है प्रमोटर, बस वो जिसका स्टार्ट होता है बाद में धीरे धीरे से, जैसे अनअकैडमी भी ऐसे ही है और ऐसी और भी कंपनीज भी ऐसा है। तो अब आते हैं यहाँ पे लार्ज कैप क्या होता है मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। देखो यहाँ पे सब लिख के रखा है मैंने। लार्ज कैप में आपका ये जिसका मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो उसकी एक शेयर की वैल्यू से। मान लो किसी कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में निकाले हुए हैं, 10,000 शेयर, और उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। 10,000 इंटू 100 वो उसकी आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। बस ये होता है। तो ये है, तो ये देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना, सब पढ़ने में तो आ ही रहा है। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा और ऊपर हट जाता हूँ, तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें से कुछ है नहीं। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। हाँ, अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की, कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है। मान लो आपने एक फ्लैट खरीदा, नहीं, आपको एक फ्लैट खरीदना है। अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आपके पास। एक ऑप्शन है ये कि आपने, मैं लिखता हूँ, ऑप्शन ए है जहाँ पे फ्लैट की जो कॉस्ट है वो है, फ्लैट की कॉस्ट सब में 1 करोड़ रुपये है, ठीक है। फ्लैट की कॉस्ट सब में 1 करोड़ रुपये ही रख लेते हैं, ठीक है। आपको फ्लैट खरीदना है, 1 करोड़ रुपये का फ्लैट आपको खरीदना है। आपके पास एक ए ऑप्शन है जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ का जो एरिया है, जिस लोकेशन पे मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, अगले साल इस फ्लैट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी है, ये दूसरे एरिया में कहीं मिल रहा है, वहाँ पे 1 करोड़ का मिल रहा है, बट अगले साल जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो एक जगह है जहाँ पे फ्लैट 1 करोड़ का मिल रहा है और जहाँ पे उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 करोड़ ही रहेगी, और एक जगह 50 लाख रह जाएगी। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? कौन सा फ्लैट खरीदोगे? कौन सा फ्लैट खरीदोगे?
सब 1 करोड़ के मिल रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे है, मिल लेकिन 1 करोड़ का रहा है, अलग अलग लोकेशन पे है। कौन सा खरीदोगे? जिसमें 1 साल बाद उसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगी, या जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, या जिसकी कीमत 1 करोड़ ही रहेगी, या जिसकी कीमत कम हो जाएगी 50 लाख हो जाएगी। तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि मैं उस फ्लैट को लूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब 1 करोड़ 25 लाख। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को प्रॉफिट बन रहा है 25 लाख का, और हर साल बढ़ता रहेगा, क्योंकि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा 1 साल में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके। सेम दिस गोज़ विद द शेयर एज वेल। आप शेयर वही लोगे ना जिसका आप जिस प्राइस पे लोगे, 1 साल बाद उसका प्राइस बढ़े। जैसे मान लो आप आईटी कंपनी के अंदर कोई शेयर लेना चाहते हो, आईटी कंपनी के अंदर हज़ारों कंपनी है, आप सारी कंपनियों को कंपेयर करेंगे, उसका पी रेशो देखेंगे, जिसका पी रेशो अच्छा होगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब आप कहोगे सर इसका पी रेशो निकलेगा कैसे? बहुत सिंपल है यार, पी रेशो ऐसे निकलेगा आपका, प्राइस अपॉन में अर्निंग, पी अपॉन ई, प्राइस अपॉन में अर्निंग। 1 करोड़ का प्राइस, 1 करोड़ 25 लाख उसकी अर्निंग, ठीक है। और सिंपल कर लो, 1 करोड़ का प्राइस और 10 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी अगले साल, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। 1 करोड़ का प्राइस और 10 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1 करोड़ का प्राइस और 10 करोड़ की उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो पे रेशो हुआ 0.1। 1 करोड़ का प्राइस, 1 करोड़ का प्राइस और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 लाख। अभी कैलकुलेट करता हूँ, 1 करोड़ की 10 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लाख, और 10 2, तो इसमें पी रेशो आएगा 2। तो हमें समझ में ये आया कि पी जितना कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा रहेगा। जितना पी रेशो जिस कंपनी का कम है उतना ही अच्छा है, मतलब 1 से जितना कम हो जाए होता चला जाए उतना अच्छा है। मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी का पी 100 आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? किसी कंपनी का पी 100 आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं। क्यों? देखो, पी का 100 का मतलब जानते हो, प्राइस 100 अपॉन में ई मतलब 1, तब तो पी 100 होगा। अगर प्राइस 100 है, आप 100 रुपये दे रहे हो, जबकि उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपये ही है, मतलब आप 100 रुपये का शेयर ले रहे हो, बट उसकी वैल्यू तो 1 ही रुपये है। तो इससे पता चलता है कि ओवर प्राइस है कि नहीं है शेयर की प्राइस। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस अपॉन में अर्निंग, जितना हम प्राइस दे रहे हैं उतनी अर्निंग है कि नहीं है। तो 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये ध्यान रखना। तो अभी देखते कैसे हैं, आप जिस सेक्टर में लेना चाहते हो उस सेक्टर में जो कंपनीज है, जैसे बैंक में लेना चाहते हो, बैंक में HDFC का देखो, ICICI का देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखो, इन सबका देखो, कंपेयर कर लो इसका पी रेशो क्या है। अब हाँ, खाली अकेला पी रेशो नहीं होता, और भी चीज़ें देखनी होती है। अब आगे बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशो। अब प्राइस टू बुक रेशो क्या चीज़ है? देखो, आपने कहा कि सर मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे लोन दे दो। आपने कहा ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, आप मुझे अपनी बुक्स दिखा दो। मैंने कहा मैं अपनी बुक्स दिखा दूँ? मैंने कहा ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी बुक्स। मैं दिखाती, ले भाई मेरी लक्ष्मीकांत देख ले, ये भाई मेरी ये देख ले, ये फ़िलासफ़ी की किताबें देख ले भाई ये मेरी ये 12th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़ देख ले, ये मेरी MBA की किताबें देख ले। आपने कहा अरे 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 सर आप तो बिल्कुल जानते नहीं हो कुछ, आप तो बिल्कुल ही अज्ञान आदमी हो। मैंने कहा हाँ मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ। तो आपने कहा अरे बुक का मतलब है आप मुझे लाइए, अपने एसेट्स दिखाइए, अपने लाइबिलिटीज़ दिखाइए। मैंने कहा दिख नहीं था आपको, ये रही मेरी गाड़ियाँ, ये रहे मेरे घर, ये रहे मेरे ये सब चीज़ें। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए ठीक है, ये घर आपका है कि लोन पे है? मैंने कहा मतलब आपने ये घर आपका है कि लोन पे लिया है? मैंने कहा लोन पे लिया हुआ है। ओके लोन पे लिया है, मतलब आपकी EMI जा रही होगी। हो, मतलब आप टेक्निकली इतना इतना पैसा तो भर रहे होंगे हर महीने? मैंने कहा हाँ। और गाड़ी? मैं कहा हाँ ये भी EMI पे है। ओहो, मतलब गाड़ी इतनी EMI जा रही होगी। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा अच्छा ये चीज़? मैंने कहा हाँ ये भी EMI। अच्छा ये इसी, हाँ इसकी भी EMI। ओह अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपको देना तो चाहता था लोन, लेकिन मुझे तो अब ये दिख रहा है कि मैं आपको 10 करोड़ देना तो वाला था, 10 करोड़ का लोन, लेकिन आपका तो जितनी कमाई नहीं उससे ज़्यादा तो आप दे रहे हो, उससे ज़्यादा तो आप दान कर दोगे, मतलब दे दोगे। मैंने कैसे? बहुत सिंपल है, ये देखो, प्राइस टू बुक रेशो, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन में बुक वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब प्राइस ही होता है। क्यों? टोटल मार्केट में जो शेयर्स हैं उनटू एक शेयर का जो प्राइस है, टोटल प्राइस का निकल आएगा शेयर का, अपॉन में बुक वैल्यू। बुक्स में क्या वैल्यू है? बुक्स में क्या वैल्यू है वो देखो ना। प्राइस तो शेयर का मान लो 1000 रुपये है, और बुक वैल्यू आपकी बहुत ही वो है, बहुत ही बेकार चल रही है। कर्जा ही कर्जा आपके ऊपर है, आप कर्जदार हो। प्राइस जो मर्दी है, आप कर्जदार हो। लेकिन मान लो प्राइस आपकी
10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ का मान लो आपके शेयर्स मार्केट में है, लेकिन आपका तो कर्ज ही आपके ऊपर 100 करोड़ का है, तो फिर तो क्या ये सही इन्वेस्टमेंट रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर 10 करोड़ का आपका भले ही शेयर का प्राइस है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन अगर आपका कर्ज ही आपके ऊपर अगर 100 करोड़ का है, तो फिर तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है ना। अब मैंने यहाँ पे डलवा दिया है पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, HDFC बैंक का देखो 21.6, कोटक का 30.95, देखो कितना कितना चल रहा है। जबकि जितना वन, देखो इसको माइनस में ही है, वन से जितना वन के नज़दीक होगा उतना अच्छा, मतलब वन से कम हो तो और ही अच्छा है, तो बेस्ट ही बेस्ट है, अदरवाइज वन तो हो। सबका ये हाल चल रहा है। अगर सबसे इसमें बेस्ट चूज़ करना हो तो क्या चूज़ करूँगा? फेडरल बैंक है ना, देखो रैंक 1 है अभी इसकी। ऐसी प्राइस टू बुक रेशियो सबकी देख लो, ये डाल दिए। अब आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जो सबसे बेस्ट, मज़ा आ जाएगा जान के। अब देखो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी, कर्ज अपॉन में प्राइस। अब कहोगे कि जो पहले आपने बताया बुक वैल्यू और डेट में, इसमें क्या फ़र्क है? बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। डेट टू इक्विटी में फ़र्क ये है कि मान लो जोमेटो, मान लो व्हाट्सएप, शुरू से बताता हूँ। जब व्हाट्सएप बन रहा था, जब व्हाट्सएप धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, क्या वो प्रॉफिट में था? नहीं, वो लॉस में था। क्यों? क्योंकि फ्री था भाई, उसमें तो कोई कमाने का उसमें ज़रिया ही नहीं था। हम सब यूज़ कर रहे थे, उसमें उसको अर्निंग कुछ नहीं हो रही थी। लेकिन क्या उस वक्त उसको डेट नहीं मिला था? क्या उस वक्त व्हाट्सएप जो कंपनी है, क्या उस वक्त वो लोन नहीं ले रही थी अपने टेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी ऐप के सारे बग्स को रिमूव करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्या वो नहीं कर रही थी? वो कर रही थी। क्यों? जिससे कि वो अच्छे से हर जगह पहुंच सके। ठीक है, तो एक मिनट, तो व्हाट्सएप को इन्वेस्टमेंट तो मिल ही रहा था। क्यों? क्योंकि जो उस कंपनी को पैसा दे रहा था, उनको इन्वेस्टर्स को पता था कि फ्यूचर कुछ और ही होने वाला है। फ्यूचर कैसे? उन्हें पता था कि जब एक बार जैसे ही व्हाट्सएप सर्विस पॉपुलर होगी, वैसे ओपन एआई में क्या हुआ, चैट जीपीटी में क्या हुआ, जब उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ख़रीदा गया, तो क्यों ख़रीदा? इसलिए कि पता है कि जब आने वाले टाइम में फ्यूचर्स का क्या होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कहानी बदल गई। तो हो सकता है इनिशियली कोई कंपनी हमें दिख रहा हो कि डेट ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके मे बी वही कंपनी में एकदम से तख्ता पलट हो जाए, एकदम से वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना होता है, साथ में हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं कि इसका डेट मेजरली किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है। क्या टेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया जा रहा है? क्या वो अपने ऐप को स्ट्रॉन्ग कर, जैसे जोमेटो में यही तो है। जोमेटो में भी अभी अर्निंग्स माइनस में इसीलिए क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट अभी उन चीज़ों में घुसी हुई है, ऐप को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी चीज़ों को, सर्विस को और बेटर बनाने में, जिसमें एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में, जिसमें एकदम से तख्ता पलट हो जाएगा जब ये होना होगा, तो एकदम से ही। ठीक है। और करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट का मतलब होता है कि इस एक साल, इस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पे क्या करंट एसेट्स हैं और क्या करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें ये बताओ, ये 1 से नीचे में फ़ायदा है या 1 से ऊपर में फ़ायदा है? 1 से ऊपर में होगा। मान लो करंट एसेट है 100, लाइबिलिटी है 50, तो करंट एसेट 100, लाइबिलिटी 50, तो 2 का आ गया। करंट एसेट 100, लाइबिलिटी 150। तो ये जितना 1 से ज़्यादा होगा ये उतना बेनिफिशियल है, मतलब एसेट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात हम बाद में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्लास 2 में देखेंगे आगे की चीज़ें, जिसमें हम एपिटा सबसे EBITDA जो शार्क टैंक में भी सुना होगा आपने, उसको अच्छे समझेंगे कि वो क्या होता है। और बेसिकली वो लास्ट क्लास होगी फंडामेंटल एनालिसिस की। उसके बाद फिर थर्ड जो पार्ट होगा उसमें शॉर्ट सेलिंग बताऊंगा, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जो बहुत लोग करते हैं शॉर्ट सेलिंग, एंड साथ में फिर हम कुछ ऑप्शन बेस को लेके इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाय।